हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 121 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर। तो इनमें से HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर कौन सा ड्रग है? तो नियासिन, ज़ेम्बिफ्राजिल, कोलेस्टाइरामिन और लोवास्टैटिन। तो जो भी आपके स्टैटिन ड्रग्स रहते हैं वो आपके HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ नियासिन की, तो नियासिन जो है, नियासिन आपका होता है लिपोलाइसिस, नियासिन इज लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। देन बात करूं ज़ेम्बिफ्राजिल की, तो ज़ेम्बिफ्राजिल जो है वो आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर होता है। इट इज़ लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, या फिर इसको PPAR अल्फ़ा एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है इस कैटेगरी को, या फिर इनको फाइब्रेट्स भी कहा जाता है, फाइब्रेट्स। देन बात करूँ कोलेस्टाइरामिन की, तो कोलेस्टाइरामिन जो है इट इज़ अ वाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इट इज़ वाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एंड दीज आर बेसिकली रेजिन्स। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होते हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा फिल्टर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट। तो मेटा फिल्टर की इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो डिफरेंट मल्टीपल एडवांटेजेस आपकी मेटा फिल्टर की रहती हैं। फिल्ट्रेशन में आपका इम्पॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है मेटा फिल्टर। देन इसमें आंसर की बात करें, सो इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन। सो ये लार्ज सरफेस एरिया नहीं, मेटा फिल्टर में आपको स्मॉल सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड होता है। सो यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। दैट इज़ स्टेटमेंट 1 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो स्मॉल सरफेस एरिया इसका जो रहता है, तो स्मॉल सरफेस एरिया होने की वजह से जो सॉलिड का अमाउंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है ज़्यादा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपकी डिसएडवांटेज हो जाती है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करूँ, लाइक इट हैज़ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ एंड विदस्टैंड हाई प्रेशर। सो इसमें स्ट्रेंथ जो है वो इसकी हाई रहती है, ठीक है, एंड हाई प्रेशर पे ये विदस्टैंड कर लेता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डेंजर फिल्टर मीडियम को बर्स्ट होने का डेंजर जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। देन कोरोसिव लिक्विड्स कैन बी फिल्टर, जो भी कोरोसिव लिक्विड्स हैं उनको इसकी हेल्प से फ़िल्टर किया जा सकता है। सो बेसिकली क्या होता है, जो आपका मेटा फिल्टर है वो आपका स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना होता है, जो कि इसको कोरोजन के अगेंस्ट एक्सीलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एंड प्रोडक्ट जो इसमें स्टोर किया जाता है उसको, उसकी कंटेमिनेशन को भी अवॉइड करती है। तो इसमें कोरोसिव लिक्विड्स को भी फ़िल्टर किया जा सकता है। देन केक कैन बी ईजिली रिमूव, तो इसमें जो आपका केक फॉर्म होता है उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। सो इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो आपका फ़िल्टर बेड होता है, फ़िल्टर बेड, सो फ़िल्टर बेड को फॉर्म करने के लिए एक सूटेबल ग्रेड का मटेरियल जो है सेलेक्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम ईजिली फाइन पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें केक को रिमूव करना काफ़ी ईजी रहता है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ की क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा रहता है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। सो अर्थ क्रस्ट में जो सेकेंड मोस्ट है, तो सेकेंड मोस्ट की बात हो रही है, तो सेकेंड मोस्ट आपका रहता है आयरन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मोस्ट अबंडेंट पूछा गया होगा, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट या फिर फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो वो आपका रहेगा एल्यूमिनियम।
ठीक है, दैट विल बी एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम वो रहेगा। यहीं पे अगर थर्ड पूछा जाएगा, ठीक है, कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, देन इट विल बी कैल्शियम। तो यहाँ पे सेकंड पूछा गया था, सेकंड इज आयरन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रॉन्ज मेटल्स आर मेड अप ऑफ। तो जो ब्रॉन्ज मेडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं वो बेसिकली आपके कॉपर एंड टिन से बने होते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। सो कॉपर के लिए बेसिकली क्या सिंबल रहता है? सो Cu इज़ द सिंबल फॉर कॉपर। सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। एंड टिन के लिए जो सिंबल रहता है दैट इज़ Sn। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है वो बेसिकली एक अलॉय है। ठीक है, इट इज़ अलॉय जो कि आपका कॉपर एंड टिन से बना होता है। एंड सिंबल मैंने आपको इसमें बता दिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज कॉज्ड बाय। तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन देने की वजह से कॉज होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज कॉज्ड बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो बेसिकली ये क्या कंडीशन रहती है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो वेन होती है, तो वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, या तो क्लॉट बन जाएगा या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन देने की वजह से होती है। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंट्रावेनस रूट के। तो इंट्रावेनस जो है, इंट्रावेनस में आपके हाईली इरिटेंट ड्रग्स को हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हाईली इरिटेंट ड्रग्स जो हैं उनको इंजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। तो इंट्रावेनस रूट के थ्रू आपकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी 100% रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज़ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ। तो पिक्रिक एसिड किस रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन है? सो पिक्रिक एसिड आपका जो हैगर्स रिएजेंट होता है अल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसमें आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है पिक्रिक एसिड का। एंड येलो कलर इसमें ऑब्टेन होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं, जैसे कि वेन आर्क्स रिएजेंट। वेन आर्क्स रिएजेंट जो है वो आपका एर्गट की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है। इसकी कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ पैरा डाई मिथाइल। ठीक है, इट इज़ पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, अमाइनो बेंजल्डिहाइड। एंड इसमें कलर के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एर्गट पाउडर जो है वो वेन आर्क्स रिएजेंट के साथ में ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन बात करते हैं मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ये बेसिकली ये भी आपका अल्कोलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट रहता है। एंड इसमें आपका रहेगा पोटेशियम मर्क्यूरिक, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। एंड इसमें आपका क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। देन बात करूं वेगनर्स रिएजेंट की। तो वेगनर्स रिएजेंट जो है इट इज़ आयोडीन पोटेशियम, इट इज़ आयोडीन पोटेशियम आयोडीन। एंड इसमें आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो ऑब्टेन होते हैं। इट प्रोड्यूसेस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट कॉजेज। तो फॉलेट की डेफिशिएंसी से आपका मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो कॉज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो फॉलिक एसिड की बात करूं, सो फॉलिक एसिड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। वन इज़ पिटेरिडीन रिंग, देन सेकेंड इज़ पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है आपका फॉलिक एसिड। एंड फॉलिक एसिड जो है इसकी एक्टिव फॉर्म भी रहती है
ठीक है। एक्टिव फॉर्म की बात करूँ तो एक्टिव फॉर्म इसकी रहती है टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। बाकी इसमें आपके कुछ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट भी होते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट की बात करूँ तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट में आपका मीथोट्रेक्सेट आ जाता है, ठीक है। इसमें आपको मीथोट्रेक्सेट आ जाएगा, ट्राईमिथोप्रिम आ जाएगा, ट्राईमिथोप्रिम आ जाएगा, एंड सल्फोनामाइड आ जाएगा, ये आपके फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज। कोलोइडल डिस्पर्जन की पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है? तो कोलोइडल डिस्पर्जन जो है इसकी पार्टिकल साइज रेंज रहती है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो आपकी डिस्पर्जन होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, सेकेंड इज colloidal dispersion, and the third one is coarse dispersion, तीनों जो हैं वो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट बात करता हूँ मैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में आपका साइज जो है वो रहता है 0.1 नैनोमीटर से कम, ठीक है। 0.1 नैनोमीटर से कम इसका साइज रहता है। दूसरी आपकी आती है कोलोइडल, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। थर्ड आपकी आती है कोर्स डिस्पर्जन। सो कोर्स डिस्पर्जन में आपका साइज रहता है ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोन्स। सो ये 3 बेसिक टाइप्स की डिस्पर्जन्स होती हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BCS। तो BCS क्या रहता है? तो BCS इज बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपकी BCS क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली 4 मेन क्लासेस में डिवाइड रहती है, ठीक है। फर्स्ट इज़ क्लास 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 1। तो क्लास 1 जो है ये आपकी डिफ्रेंशिएट होती हैं चारों क्लासेस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे परमेबिलिटी आ जाती है। तो क्लास 1 की अगर मैं देखूँगा तो इसमें सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी एंड परमेबिलिटी दोनों ही हाई रहेंगी, ठीक है। जबकि जो आपकी क्लास 2 होगी, क्लास 2 में आपकी सॉल्युबिलिटी लो रहेगी लेकिन परमेबिलिटी हाई रहेगी। देन आती है आपकी क्लास 3। क्लास 3 में ऑपोजिट हो जाएगा क्लास 2 के, सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी एंड परमेबिलिटी जो है वो लो रहेगी। एंड क्लास फॉर्म में ऑपोजिट हो जाएगा क्लास 1 का, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी भी आपकी लो रहेगी एंड परमेबिलिटी भी आपकी लो रहेगी। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बनता है, मेनली सेकेंड एंड थर्ड क्लास के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इनमें से इमल्शन की इनस्टेबिलिटी कौन सी है? तो इमल्शंस में डिफरेंट आपकी फिजिकल इंस्टेबिलिटीज़ आती हैं। उसमें गिवन ऑप्शंस में से आपका ब्रेकिंग जो है वो आपका इंस्टेबिलिटी है इमल्शन का। बाकी मोटलिंग, अनइवन सरफेस एंड पिकिंग ये आपके टैबलेट डिफेक्ट्स हैं। दीज आर द टैबलेट डिफेक्ट्स। अब इसमें ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग में बेसिकली क्या रहता है, ब्रेकिंग को क्रैकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। एंड इसमें आपकी जो ऑयल फेज़ है 2 फेजेस से मिल करके बनी होती है। ऑयल फेज़ एंड एक्वस फेज़ जो है ये इन दोनों की कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है, जो कि आपका पूरे प्रोटेक्टिव कोटिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है अराउंड द ग्लोब्यूल्स। तो ये आपकी रहती है ब्रेकिंग। इसके अलावा कुछ अदर इंस्टेबिलिटीज़ की बात करूं तो इसमें आपकी अदर इंस्टेबिलिटीज़ इमल्शंस की आ जाती हैं। एक आपकी आती है फ्लोकुलेशन, ठीक है। फ्लोकुलेशन इसमें रहेगा जिसमें नेबरिंग ग्लोब्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। देन दूसरी आती है आपकी क्रीमिंग, ठीक है। अनदर वन इज़ क्रीमिंग। क्रीमिंग बेसिकली आपकी वाटर एंड ऑयल इमल्शन होगी एंड ऑयल एंड वाटर इमल्शन होगी। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो कंसंट्रेशन होगी ग्लोब्यूल्स की वो टॉप एंड बॉटम ऑफ इमल्शन जो है वो अलग अलग रहेगी। मान लो जैसे वाटर एंड ऑयल इमल्शन है तो इस केस में आपकी क्रीमिंग जो है वो डाउनवर्ड रहेगी, जबकि ऑयल इन वाटर में आपकी क्रीमिंग जो है वो अपवर्ड रहेगी। तो ये इसमें बेसिक कंसेप्ट है।
देन इसके अलावा और भी आपके इंस्टेबिलिटी पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कोलेसेंस, ठीक है। इसके अलावा ब्रेकिंग हो गया, फेज़ इन्वर्जन हो गया, ठीक है। फेज़ इन्वर्जन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। सो ये आपके डिफरेंट इंस्टेबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं इमल्शन के। तो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।